अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू मैथमेटिक्स वीडियोस। फंक्शनल एनालिसिस की नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। अरविंद क्रेसी की टेक्स्ट बुक का आज हम नेक्स्ट सेक्शन शुरू करेंगे, सेक्शन 1.5। इस सेक्शन के अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स सीखनी है कंप्लीट मैट्रिक स्पेसेस की, और ये एग्जांपल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल पेपर्स में इन एग्ज़ाम्पल्स में से बेशतर एग्ज़ाम्पल्स काफ़ी दफ़ा आ चुकी हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम्पल 1.5-1। नोट्स पर आपने इसको एग्ज़ाम्पल नंबर 1 लिखना है। कंप्लीटनेस ऑफ द यूक्लिडियन स्पेस Rn, एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस की कंप्लीटनेस हमने इस एग्ज़ाम्पल के अंदर सीखनी है। यानी कि हम ये प्रूव करेंगे कि एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस Rn एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है, और इसी तरह से यूनिटरी स्पेस Cn भी एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। इन दोनों के प्रूफ्स जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, तो इसलिए हम इन दोनों में से एक करेंगे और वो है Rn। तो एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 1, द स्पेस Rn यूक्लिडियन स्पेस कह लें, and Cn are complete। पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल पेपर्स में ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा आ चुका है। कभी Rn का आ जाता है, कभी Cn का आ जाता है। तो अब हम इसे प्रूव करेंगे। ये एग्जाम्पल बुक के पेज नंबर 33 के ऊपर गिवन है। प्रूफ इसका शुरू करते हैं। सबसे पहले हम Rn के अंदर से एक कॉशी सीक्वेंस लेंगे और किसी तरह से ये प्रूव करेंगे कि ये कॉशी सीक्वेंस एक ऐसे पॉइंट को कन्वर्ज करता है जो कि Rn से बिलोंग करता है। अब चूँकि हमने ये एक आर्बिट्ररी कॉशी सीक्वेंस लिया था, तो इसका मतलब है कि Rn से जब हम कोई सा भी कॉशी सीक्वेंस लेंगे तो वो Rn ही के किसी ना किसी पॉइंट को कन्वर्ज करेगा, यानी कि Rn जो है वो एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। ठीक हो गया? अच्छा जी, तो इसके लिए सबसे पहले आप यूक्लिडियन मैट्रिक लें Rn के ऊपर। द यूक्लिडियन मैट्रिक, या खाली द मैट्रिक लिख लें, द मैट्रिक ऑन Rn इज़ d of x and y इक्वल टू, ये किसके इक्वल होता है ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। दिस इज इक्वल टू समेशन j इक्वल टू 1 to n xi j माइनस ईटा j होल स्क्वायर, और इस सारे का स्क्वायर रूट। ठीक हो गया? शुरू वाले टॉपिक्स में जब हमने एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिक स्पेसेस की थी, तो उनमें से एक एग्जांपल यूनिटरी स्पेस और एन डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस थी। ठीक है? तो उसके ऊपर हमने Rn के ऊपर जो मैट्रिक डिफ़ाइन किया था वो ये वाला था। अच्छा जी, अब इसमें x क्या है? वेयर x एक पॉइंट है Rn का, y भी Rn ही का एक पॉइंट है। ठीक है? तो x इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं एक्साई j वाले, जिसमें j जो है वो 1 से लेकर n तक वेरी करता है, ये कंपोनेंट्स किसके हैं? x के। ठीक है? यानी कि x जो है वो किसके इक्वल हो गया? एक्साई 1, एक्साई 2, एक्साई 3 अप टू सो ऑन टू एक्साई n। ठीक हो गया? अब इन सारों के बजाय मैं जस्ट क्या लिखूँगा? एक्साई j लिख दूंगा, वेयर j इक्वल टू 1, 2 एंड अप टू सो ऑन टू n, एंड y जो है वो किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल टू ईटा j, j इक्वल टू 1, 2 एंड अप टू सो ऑन टू n। ठीक है? दे बिलोंग टू, या दे आर इन Rn। ठीक हो गया?
अच्छा जी, अब हम एक आर्बिट्ररी कॉशी सीक्वेंस लेंगे। टेक आ या लेट एक्सएम हम ले रहे हैं, एक्सएन नहीं ले रहे क्योंकि एन ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। इस वजह से ताकि किसी किस्म की एम्बिग्विटी ना आए, किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना आए, हम यहाँ पर जो कॉशी सीक्वेंस है उसको एक्सएन के बजाय एक्सएम ले रहे हैं। लेट एक्सएम बी अ कॉशी सीक्वेंस या बी एन आर्बिट्ररी Cauchy sequence in Rn। ठीक हो गया। इसकी जो जनरल टर्म है xm वो क्या होगी, वेयर xm इज इक्वल टू, इसकी जो जनरल टर्म है वो बनेगी xi 1m xi 2m up to so on to xi n m। ठीक हो गया। देखें ये कॉशी सीक्वेंस हमने Rn से लिया, तो इसकी तमाम तर टर्म्स जो हैं वो कहाँ से बिलोंग करेंगी, Rn से बिलोंग करेंगी। आपको पता है कि Rn से जब आप कोई सा भी एलिमेंट लेते हैं उसके कितने कंपोनेंट्स बनते हैं, n कंपोनेंट्स बनते हैं। जैसा कि आप y ले लें, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, ईटा 1 ईटा 2 ईटा 3 अप टू सो ऑन टू ईटा n, ठीक है। अब जब ये सीक्वेंस Rn से लिया है तो इसकी जो आप जनरल टर्म लेंगे वो भी डेफिनेटली कहाँ से बिलोंग करेगी, Rn से बिलोंग करेगी। तो इसमें कितने कंपोनेंट्स आएंगे, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन टू n कंपोनेंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। और mth टर्म की मुनासबत से हमने क्या किया है, इनकी सुपरस्क्रिप्ट्स में क्या रख दिया है, m रख दिया, ठीक हो गया। ये बताने के लिए निशानी के तौर पर, साइन के तौर पर कि ये जो कंपोनेंट्स हैं वो mth टर्म के हैं, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर हम rth टर्म लेते हैं इसकी, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होंगे, xi 1 ऊपर हम r लिख लेंगे। अब xi 1 m और xi 1 r ये डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से xi 2 r एंड अप टू सो ऑन टू xi n r, ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं। So let xm be a Cauchy sequence where xm is equal to xi 1 m and up to so on to xi n m। अब ये एक Cauchy सीक्वेंस है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ Cauchy सीक्वेंस फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर इज a natural number या there is an integer capital N such that, ये integer पॉजिटिव integer होता है, आप जानते हैं, such that d of xm xr, अब Cauchy सीक्वेंस में हम xm और xn रखा करते हैं यहाँ पर, तो n नहीं रख रहे, n के बजाय r लिखा हुआ है हमने, ठीक है। रीज़न आपको पता है। दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m एंड r ग्रेटर देन कैपिटल N। तो ये जस्ट Cauchy सीक्वेंस की डेफिनेशन होगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ से ये जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है जी। तो यानी कि इस इक्वेशन को हमने यहाँ पर पुट कर देना है, तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज दैट इज दिस थिंग विच इज द समेशन j इक्वल टू 1 to n। अब इसके आगे हमने कंपोनेंट्स किस किस के लगाने हैं, xm के और xr के। जैसे यहाँ पर हमने x और y के कंपोनेंट्स यहाँ पर लिखे थे ना, तो यहाँ पर हम xm के कंपोनेंट्स लगाएंगे, ठीक है। xm के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हैं,
एक्साई जे एम, ठीक हो गया। और माइनस उसके बाद आर वाले एक्साई जे आर, ठीक है, इसका स्केयर और इस सारे की होल पावर 1/2 एंड दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एम एंड आर ग्रेटर देन कैपिटल एम। ठीक है, कुछ भी नहीं किया। देखें x को हमने इसकी जो जनरल टर्म है वो एक्साई जे से डिनोट की हुई है ना, तो इसी तरह से एक्स एम की जो जनरल टर्म होगी वो क्या होगी, वो हो जाएगी आपके पास एक्साई जे एम। ठीक है, जैसे x के कंपोनेंट्स एक्साई 1 एक्साई 2 एंड अप टू सो ऑन टू एक्साई n थे, तो जेथ जो कंपोनेंट है उसको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और उसी के ऊपर से हमने ये वेरिएशन लिया। ठीक है, वेरिएशन का जो समेशन का जो इंडेक्स है वो भी हमने क्या रखा हुआ है, जे रखा हुआ है। ठीक है, तो समेशन इंडेक्स चूँकि जे है तो इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ से जेथ टर्म जो है वो यूज़ किया। ठीक है, और इसी तरह से एक्स आर की भी जेथ टर्म। अच्छा जी, होपफुली आपको यहाँ पर अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों साइड्स पर स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा खुद ही, तो मैं इसी के आगे दैट इज़ लिख लेता हूँ। स्क्वायर करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, समेशन जे इक्वल टू 1 to n एक्साई जे एम माइनस एक्साई जे आर, इसका स्केयर, इधर से स्केयर रूट ख़त्म हो जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन स्केयर फॉर ऑल एम एंड आर ग्रेटर देन कैपिटल एन। आपको पता है कि स्क्वायर हम उस सूरत में लेते हैं इनइक्वालिटी में जब दोनों साइड्स पर पॉजिटिव नंबर्स हों। अब एक्साई क्या था, सॉरी एप्सिलॉन क्या था, ये एक पॉजिटिव नंबर था। ठीक है, और यहाँ पर देखें ये स्क्वायर रूट किसका लिया जा रहा है, एक समेशन का जिसकी हर एक टर्म क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि स्क्वायर की फॉर्म है। यहाँ पे स्क्वायर रूट किसका लिया जाता है, ऐसे समेशन का जिसका हर एक इंडिविजुअल क्या है, पॉजिटिव है, स्क्वायर की फॉर्म है। इसका मतलब है कि ये समेशन पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉजिटिव, तो इसलिए हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। यहाँ तक आप लोग लिख लें, वीडियो पॉज करके लिख लिया होगा। तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। ये जो डी ऑफ एक्स वाई वाली इक्वेशन थी, जो सबसे पहले वाली थी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। इसी को हमने आगे अब यूज़ भी करना है, एंड में यूज़ करेंगे। अच्छा जी, अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये समेशन जो है वो इस एप्सिलॉन स्क्वायर से छोटा है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस समेशन की हर एक टर्म जो है वो इस एप्सिलॉन स्क्वायर से छोटी होगी। मिसाल के तौर पर अगर लिखा जाता है 1 + 3 + 5, इसका आंसर कितना आता है, इसका आंसर 9 आता है। तो हम ये कह सकते हैं दिस इज़ लेस देन 10। ठीक है, अब इसमें 1 जो है वो भी 10 से छोटा होगा, 3 और 5 ये दोनों भी 10 से छोटे होंगे। ठीक है, तो 1 इज़ लेस देन 10, 3 इज़ लेस देन 10, 5 इज़ लेस देन 10। अब यहाँ पर ये समेशन लिखा हुआ है और बताया जा रहा है ये समेशन इस नंबर से छोटा है, तो इसका मतलब है कि इस समेशन की हर एक टर्म जो कि पॉजिटिव है इन नंबर्स की तरफ, तो ये हर एक टर्म भी इस नंबर से छोटी होगी। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टेक्निकल स्टाइल से। hence for each j equal to 1, 2 and up to so on to n, we have xi j minus xi j m minus xi j r square less than epsilon square for all m and r greater than n। समझ आ गई होपफुली, ऐसा आंसर था। तो इस समेशन में कितनी टर्म्स थी, इसमें n टर्म्स थी, j = 1 से लेकर n। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म के लिए मैंने j = 1 रखा है, तो j = 1 यानी कि xi 1m माइनस xi 1r स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। फिर j = 2 के लिए भी
एक्साई 2m माइनस एक्साई 2r का स्केयर इज़ लेस दैन एप्सिलॉन स्केयर, ये सेकंड टर्म थी। इसी तरह से आप आगे चलते जाएं, जेथ टर्म जो है वो क्या बनेगी, वो बनेगी यही वाली टर्म जो बीच में है समेशन के अलावा। तो ये वाली टर्म जेथ टर्म है, इस समेशन की जेथ टर्म ये वाली होगी, ये लेस दैन एप्सिलॉन स्केयर है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, एंड अप टू सो ऑन टू nth टर्म। nth टर्म के लिए जे जो है वो n इस्तेमाल होगा, एक्साई nm माइनस एक्साई nr इज़ लेस दैन स्केयर, इसका स्केयर जो है वो लेस दैन एप्सिलॉन स्केयर। तो इस तरह से ये इतनी सारी इक्वेशंस लिखने के बजाय मैंने जस्ट एक ये इक्वेशन लिख दी, ये इनइक्वालिटी लिख ली और साथ में ये वेरिएशन लिख ली। अगर आप चाहें तो यूँ लिख सकते हैं इसको, इसका पहला जो टर्म है वो लिख लें, एक्साई 1m माइनस एक्साई 1r इसका स्केयर इज़ लेस दैन एप्सिलॉन स्केयर, एंड अप टू सो ऑन टू, फिर ये यहाँ पर एक्साई 2m माइनस एक्साई 2r स्केयर इज़ लेस दैन एप्सिलॉन स्केयर, और फिर आखिर में एक्साई nm माइनस एक्साई nr इसका स्केयर लेस दैन एप्सिलॉन स्केयर। अब इतनी सारी इक्वेशंस लिखने के बजाय कितना आसान काम है, जगह भी बच जाएगी कि आप जस्ट ये 2 लाइन्स लिख लें। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करें, स्क्वायर रूट कर लें दोनों साइड्स पर। ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, स्क्वायर रूट लिया जा सकता है। स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 10 for each j equal to 1, 2 and up to so on to n we have, आगे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्साई जे एम माइनस एक्साई जे आर, ठीक हो गया, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, दिस इज लेस देन, ये पॉजिटिव नंबर है, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास क्या आएगा, जस्ट एक्साई आएगा। ठीक है, यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू इसलिए आई है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर आप एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जब आपने स्क्वायर रूट लिया, ये है पॉजिटिव नंबर, स्क्वायर लिया गया ना, ये स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव नंबर है, लेकिन अंदर वाली टर्म का हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नहीं, वो नेगेटिव थी, उसका स्क्वायर लिया तो वो पॉजिटिव होगी। लेकिन जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें ये नहीं पता कि ये जिस क्वांटिटी का स्क्वायर है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक्स स्क्वायर का जब हम स्क्वायर रूट लेते हैं तब हमें ये नहीं पता कि एक्स क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, क्या है नहीं पता, तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आ जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स के। किस सूरत में, अगर एक्स पॉजिटिव था, अगर एक्स पॉजिटिव था तो ये आंसर एक्स, अदरवाइज़ आंसर क्या आएगा, माइनस एक्स आएगा अगर एक्स क्या है, नेगेटिव। ठीक है, और ये नॉन नेगेटिव हो तब एक्स आएगा। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझते हैं। लेकिन इसके मामले में जब आपने एप्सिलॉन स्क्वायर लिखा और इसका जब स्क्वायर रूट लिया तब एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ, चलें एप्सिलॉन आ गया, लेकिन आपको ये पता है कि एप्सिलॉन क्या था, पॉजिटिव था। पॉजिटिव नंबर का जब आपने एब्सोल्यूट वैल्यू लिया तो वापस वही पॉजिटिव नंबर आता है, तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट जो है, इसके स्क्वायर का स्क्वायर रूट जो वापस एप्सिलॉन आएगा। अच्छा जी, और साथ में ये क्वांटाइजेशन भी चलेगी, फॉर ऑल एम एंड आर ग्रेटर देन कैपिटल एम। ठीक हो गया, वेरी सिंपल। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अब इस इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, देखें ये कॉशी सीक्वेंस की एक डेफिनेशन हमारे पास आ गई है। ठीक है, अब ये कॉशी सीक्वेंस कौन सा है, इसकी जो mth टर्म है वो क्या है, ये वाली, और rth टर्म इसकी ये वाली है। ठीक है, तो हैंस ये जो कॉशी सीक्वेंस हमारे पास बन रहा है, ये बन रहा है एक्साई जे। अब इसकी nth टर्म नहीं ले रहा, मैं कौन सी लूँगा, जनरल टर्म के तौर पर mth टर्म लूँगा। ठीक है, ये mth टर्म है और ये rth टर्म है। अच्छा, एक्साई जे एम, दिस इज अ कॉशी सीक्वेंस, कॉशी
सीक्वेंस। लेकिन इसमें ये एक्साई और एक्साई जे एम और एक्साई जे आर ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है जी। इसकी क्या वजह है कि एक्साई जे एम जो था वो आर एन के एक एलिमेंट का mth कंपोनेंट था। अब आर एन के जब आप कोई से भी एलिमेंट्स लेंगे वो n डायमेंशनल वेक्टर्स होंगे, n कंपोनेंट्स वाले वेक्टर्स होंगे, तो उन वेक्टर्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, रियल नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो कॉची सीक्वेंस हमारे पास आ रहा है ये रियल नंबर्स का एक कॉची सीक्वेंस है। और आप जानते हैं कि रियल नंबर्स का कोई सा भी कॉची सीक्वेंस लें तो वो कन्वर्जेंट होता है, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर्स विद यूजुअल मैट्रिक यानी ये वाला मैट्रिक इज़ अ कंप्लीट मैट्रिक स्पेस, ठीक है। इज़ अ कॉची सीक्वेंस, आगे मैं लिखूँगा, ऑफ रियल नंबर्स या कॉची सीक्वेंस इन कैपिटल आर, ठीक है। अच्छा जी, अब आपको पता है सिंस R इज कंप्लीट, देयरफॉर एक्साई जे एम ये जो कॉची सीक्वेंस है दिस कन्वर्जेस इन R, ठीक है, यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स के किसी पॉइंट को ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है। और इस पॉइंट को हम क्या ले लेंगे, इस पॉइंट को हम लेंगे एक्साई जे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मिसिंग है, वो ये कि जे की क्या वेरिएशन थी, 1 2 एंड अप टू सो ऑन टू n, ठीक है। तो मैंने इन 1 2 एंड अप टू सो ऑन में से अप टू सो ऑन टू n में से कौन सा सीक्वेंस लिया, जे नंबर वाला। सिर्फ जे वाला नहीं लेना, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन टू n, ये सारे सीक्वेंसेस लेने। तो ये जो सारे सीक्वेंसेस हैं इनमें से एक सीक्वेंस जेथ सीक्वेंस ये लिखा हुआ है, ये कॉची है। इसी तरह से फर्स्ट नंबर पे आने वाला सीक्वेंस यानी एक्साई 1m वाला सीक्वेंस ये भी कॉची सीक्वेंस है, एक्साई 2m वाला सीक्वेंस भी कॉची है, अप टू सो ऑन टू एक्साई n वाला भी कॉची है, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पर लिखना चाहिए था कि हैंस फॉर ईच j इक्वल टू 1 2 एंड अप टू सो ऑन टू n, फिर आगे कॉमा देकर फिर ये वाली बात लिखनी है। फॉर ईच j इक्वल टू 1 2 एंड अप टू सो ऑन टू n, दिस सीक्वेंस इज अ कॉची सीक्वेंस इन R विच इज़ कन्वर्जेंट बाय कंप्लीटनेस ऑफ R। अच्छा जी, देयरफॉर एक्साई जे एम कन्वर्जेस इन R, तो इसके आगे आप कॉमा दे दें और ये बता दें कि इसकी जो लिमिट है वो एक्साई जे है, ठीक है। कन्वर्जेंस इन R for each j इक्वल टू 1 2 एंड अप टू सो ऑन टू n। तो ये सारे के सारे ये जो सीक्वेंसेस थे n सीक्वेंसेस हैं, ये सारे के सारे कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। लेट, तो इनकी लिमिट्स भी आप लिख लें, लेट एक्साई जे एम दिस कन्वर्जेस टू, यानी कि ये जेथ सीक्वेंस, दिस कन्वर्जेस टू एक्साई जे, ठीक है, फॉर जे इक्वल टू 1 2 एंड अप टू सो ऑन टू n। यानी कि फर्स्ट वाला सीक्वेंस जो कि एक्साई 1m बनता था वो एक्साई 1 को कन्वर्ज करता है, एक्साई 2m वाला सीक्वेंस एक्साई 2 को कन्वर्ज करता है, अप टू सो ऑन टू एक्साई n वाला जो एक्साई nm वाला जो सीक्वेंस है वो एक्साई n को कन्वर्ज करता है। अब ये जो आपके पास लिमिट्स आ रही हैं, लिमिट्स क्या आ रही हैं, एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई 3 एंड अप टू सो ऑन टू एक्साई n। इन लिमिट्स ये n लिमिट्स हैं, तो इन लिमिट्स का इस्तेमाल करते हुए हम Rn का एक एलिमेंट डिफ़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको होता है कि Rn का हर एक एलिमेंट n कंपोनेंट वाला होगा। तो इन n लिमिट्स को n कंपोनेंट्स के तौर पर लेते हुए हम Rn का एक एलिमेंट डिफ़ाइन करेंगे और वो एलिमेंट क्या बनेगा, डेफिनेटली x बनेगा, ठीक है। डिफ़ाइन या यूजिंग these limits define x is equal to xi 1 xi 2 up to so on to xi n, ठीक है। तो अब डेफिनेटली ये x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, Rn से बिलोंग कर रहा है। यहाँ तक आप लोग लिख लें, जल्दी से लिख लिया होगा। अच्छा,
clearly yeah, then it is obvious that x belongs to Rn। अब हम प्रूव करेंगे कि हमारा जो कॉची सीक्वेंस था शुरू वाला, वो सीक्वेंस कहाँ को कन्वर्ज कर रहा है, वो इस पॉइंट x को कन्वर्ज करता है। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब बाय टेकिंग लिमिट r अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ऑन 1, वो जो शुरू वाली इनइक्वालिटी थी d ऑफ x y वाली, अच्छा उस पर जब आप लिमिट लेते हैं तो आपके पास क्या रिज़ल्ट आता है, वो शुरू वाली इनइक्वालिटी नहीं बल्कि d ऑफ xm एंड xr वाली, जहाँ पर हमने कॉची सीक्वेंस डिफ़ाइन किया था, ठीक है, शुरू में। अच्छा उसको आप 1 बना लें, ठीक है, वो क्या थी, d ऑफ xm xr लेस दैन एप्सिलॉन, ठीक है। ये आपकी इनइक्वालिटी नंबर 1 है, इसको आप लिख लें। ये क्या थी, d ऑफ xm xr की वैल्यू क्या आई थी, समेशन j इक्वल टू 1 से लेकर n xi jm माइनस xi jr इसका स्क्वायर और इस सारे का होल स्क्वायर रूट लेस दैन एप्सिलॉन, ये आया था आपके पास। तो ये क्या था, d ऑफ xm xr। इसके ऊपर अब आपने लिमिट लेनी है, ठीक है जी। अच्छा तो लिमिट लें, आपके पास क्या रिज़ल्ट आता है, लिमिट n अप्रोचेस टू नहीं r अप्रोचेस टू, लिमिट r अप्रोचेस टू इन्फिनिटी समेशन j इक्वल टू 1 टू n xi j m माइनस xi j r इसका स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज लेस दैन, यहाँ पर भी अगर आप लिमिट लेते हैं r अप्रोचेस इन्फिनिटी किसके ऊपर, यहाँ पर एप्सिलॉन था, तो ये आ गया आपके पास। अब इसके आगे लिखा हुआ था फॉर ऑल m एंड r ग्रेटर देन n। अब r आप किधर ले गए, इस n से भी बड़ा कर दिया आपने, इन्फिनिटी की तरफ लेकर चले गए, तो इसलिए r की जो वेरिएशन ग्रेटर देन n है ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अब जस्ट हमारे पास m ग्रेटर देन n आएगा, सही है। और ये लिमिट जब आप इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो सिर्फ आपके पास xi वापस आ जाएगा, ठीक है। इस लिमिट का इसके ऊपर कोई फ़र्क, कोई असर नहीं है। अच्छा अब आप जानते हैं कि लिमिट और स्क्वायर रूट जो है वो क्या है, इंटरचेंजेबल है, ठीक है। आपने एक थ्योरम पढ़ रखा हुआ कि अगर xn जो वो पॉजिटिव नंबर्स या नॉन नेगेटिव नंबर्स का एक सीक्वेंस है, तो अगर वो सीक्वेंस xn x को कन्वर्ज करता है तो स्क्वायर रूट xn जो वो स्क्वायर रूट x को कन्वर्ज करता है, यानी कि आप लिमिट और स्क्वायर रूट को इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या चीज़ है, ये आपको कह रहा है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी xn x के इक्वल है, जबकि ये क्या कह रहा है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी स्क्वायर रूट x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, स्क्वायर रूट xn इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x। अब x किसके इक्वल था, इस लिमिट के इक्वल था, तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ द लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी xn, ठीक है। तो क्या हुआ, यहाँ पर लिमिट को आप स्क्वायर रूट के अंदर ले गए, ठीक है जी, तो लेके जाया जा सकता है, ठीक है। तो इसको आप अंदर ले जाएं तो आपके पास क्या रिज़ल्ट आएगा, स्क्वायर रूट के अंदर ले गए और फिर आप समेशन के अंदर भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि अगर आपके पास दो सीक्वेंसेस हैं या दो से ज़्यादा, मैं दो ही ले रहा हूँ, एक xn प्लस और दूसरा yn, ठीक है। अगर xn x को कन्वर्ज करता है, yn y को कन्वर्ज करता है, तो इन दो सीक्वेंसेस का जो सम है वो लिमिट्स के सम को कन्वर्ज करेगा, ठीक है, x प्लस y को कन्वर्ज करेगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि लिमिट को समेशन के अंदर लेकर जा सकते हैं। इसको भी अगर आप लिमिट की फॉर्म में लिखें, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, लिमिट
n अप्रोचेज इन्फिनिटी xn प्लस yn, और ये x प्लस y है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? ये xn की लिमिट थी, लिमिट ऑफ xn प्लस लिमिट ऑफ yn, तो लिमिट को अंदर सम के अंदर लेकर जा सकते हैं, अलग-अलग लिख सकते हैं दोनों के ऊपर। तो हम क्या करेंगे, अब लिमिट जो है यहाँ पर अंदर ले जाएंगे, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर गई, फिर समेशन के अंदर गई, दोनों के ऊपर अलग-अलग से अप्लाई होगी। अब यहाँ पर इस लिमिट का कोई असर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर r अपीयर नहीं हो रहा, इसके ऊपर असर है, ठीक है। तो इसके ऊपर असर है, इसके ऊपर लिमिट लग जाएगी। इसके ऊपर लिमिट क्या लगेगी? लिमिट r अप्रोचेज इन्फिनिटी xi j r। अब ये किसके इक्वल है? देखें ये क्या चीज़ लिखी हुई है, ये इस सीक्वेंस की rth टर्म है। जैसे ये xi j m जो हमारे पास ये कॉशी सीक्वेंस है, इसकी mth टर्म जो कि इसकी यहाँ पर जनरल टर्म बन रही है, वो क्या बन रही है? xi j m। और तो इसकी फ़र्स्ट टर्म क्या बनेगी? इसकी फ़र्स्ट टर्म जो है वो xi j 1 बनेगी, सेकंड xi j 2 एंड अप टू सो ऑन। तो इसकी rth टर्म क्या बनेगी? xi j r, ठीक है। तो rth टर्म को जब आप इन्फिनिटी की तरफ ले गए, उसके ऊपर आपने लिमिट ली है, तो उसका मतलब है कि आप ये जो लिमिट है किसके इक्वल आ जाएगी? इस सीक्वेंस की लिमिट के इक्वल आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसकी आप nth टर्म ले लें, rth टर्म ले लें, कोई सी भी टर्म ले लें और उसके ऊपर लिमिट ले लें, तो वो डेफिनेटली आंसर क्या आएगा? इस सीक्वेंस की लिमिट के इक्वल आएगा। क्योंकि यहाँ पर जब आप m को इन्फिनिटी की तरफ लेकर जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इस सीक्वेंस की लिमिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। रिजल्ट जो है इस सीक्वेंस की लिमिट के इक्वल आएगा। इसी तरह से rth टर्म के ऊपर आपने लिमिट ले ली, तो इसका मतलब है कि ये लिमिट जो है वो किसके इक्वल आएगी? इस सीक्वेंस के लिमिट के इक्वल आएगी। अब ये जो सीक्वेंस है किधर को कन्वर्ज करता है? xi j को कन्वर्ज कर रहा था, तो इसलिए ये हो गया xi j, ठीक है जी। तो इसलिए आपके पास रिज़ल्ट क्या आया? यहाँ पर वेरिएशन m ग्रेटर देन कैपिटल N, रिज़ल्ट आपके पास आ गया कि समेशन j इक्वल टू 1 to n xi jm माइनस xi j, ये आ गया स्केयर और होल स्केयर रूट, दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m ग्रेटर देन कैपिटल N, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसके बाद ज़रा आप नोट करें कि चूँकि d ऑफ xm एंड xr ये किसके इक्वल था? दिस वाज इक्वल टू समेशन j इक्वल टू 1 to n xi j m माइनस xi j r स्केयर होल स्केयर रूट, ये इसके इक्वल था। अगर आप क्या करते हैं, यहाँ पर r ख़त्म कर देते, तो यहाँ से भी r क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये किसके इक्वल हो जाएगी? इस चीज़ के इक्वल हो जाएगी। तो यानी कि ये वाली जो साइड है ये क्या है? d ऑफ xm एंड x है, यानी कि Rn के एलिमेंट xm और x के दरमियान जो यूक्लिडियन डिस्टेंस है वो क्या है? ये, ठीक है जी। अच्छा, तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया d ऑफ xm x इज़ लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल m ग्रेटर देन कैपिटल N। तो हमारे पास क्या आया? फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट this distance is less than epsilon. So by the definition of convergent sequence, the sequence xm converges to x. Hence xm converges to x. तो हमने क्या प्रूव किया? एक आर्बिट्ररी कॉची सीक्वेंस Rn का जो कि हमने शुरू में xm लिया था, वो x जो कि Rn ही का एक पॉइंट है x, इसको कन्वर्ज करता है। तो इसका मतलब हुआ कि Rn जो है वो क्या है? ये एक कंप्लीट मैट्रिक स्पेस है। सिंस xm was a Cauchy an arbitrary Cauchy sequence in Rn, therefore
आर एन इज़ कंप्लीट। ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने इसको प्रूव करना था। होपफुली आपको इसकी अच्छी समझ आई है। पूरे 10 नंबर का ये क्वेश्चन काफ़ी दफ़ा पेपर्स में आ चुका है, तो इसको समझना शायद आप लोगों के लिए शुरू में डिफ़िकल्ट होगा। तो 2-3 दफ़ा आप इसको कीजिएगा ताकि आपको इसकी अच्छी तरह से समझ आ जाए। इस बार भी ये पेपर्स में आ सकता है। अगर CN वाला हो, CN तो आपने ख़ुद करना, ठीक है, कुछ भी नहीं होगा। जहाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ आप CN लिख लीजिएगा, ठीक है। और शुरू में जब आप d ऑफ xy डिफ़ाइन करेंगे तब समेशन के आगे आपने एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मॉड लगाना है, ठीक है, मॉड लगेगा और वो मॉड जो है ना आगे चलता जाएगा। ठीक हो गया। बाकी सारे का सारा यही रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट होता है। होपफुली आपको इसकी काफ़ी अच्छी समझ आई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।